बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक आपके साथ एक और नई सुबह का आगाज़, एक और नई सुबह आपके साथ। और मुस्कुराती सुबह में हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो सारे सब्जेक्ट्स लेकर आएँ जिससे आपके चेहरों पर मुस्कुराहट भी हो और आप आगे कुछ कर भी दिखाएं और अपने लाइफ स्टाइल में बहुत से चेंजेस लेकर आएँ। सिर्फ ये नहीं होता कि हंसना, खिलखिलाना और खिलखिला के जो कॉमेडी कर रहे होते हैं उसी से मुस्कुराहट आती है। मुस्कुराहट उस वक्त भी आ जाती है जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके चेहरे पर नेचुरल मुस्कुराहट आती है। वो वाली मुस्कुराहट होती है ना, वो वाकई सच्चाई वाली होती है और सच्ची मुस्कुराहट होती है। आज हमारे साथ, जैसा कि आपको पता है कि जुमेरात है, जुमेरात वाले दिन हमारे साथ एक वो इदारा मौजूद होता है, मैं तो पूरे इदारे को ही कहूँगी, वो इदारा मौजूद होता है यहाँ पर जो आपके जो उन लोगों के लिए मदद करता है जो डिसेबल लोग हैं, जिनको बाकी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आज भी उन्हीं के हवाले से बात करेंगे और आपकी मदद इसमें चाहेंगे कि आपने हेल्प किस तरह करनी है। देखें, हर जगह पे माली मदद जो होती है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती है जिसमें आप हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। बस आप सुनते रहें और देखते रहें और जानें और पहचानें और समझें बातों को। तो मैं बात करूंगी आज हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान भी, उनके हवाले से भी, लेकिन पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से बात कर रहे हैं। जो मेहमान हैं आप उनको जानते हैं, जाने पहचाने हैं आपके डॉक्टर अनवर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी बहुत। पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ और उसके बाद फिर हम जो है अपनी बात करते हैं। बात सही की ना कि आज पूरा इदारा ही मौजूद है, क्योंकि जब तक हम बात, इसलिए मैंने पूरा इदारा बोला कि सब जो इवन वो पेशेंट्स भी जो हैं वो पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे सब शामिल होते हैं, सब इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया और हम बता भी रहे हैं कि ये पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी का प्रोग्राम नहीं है, ये हर उस शख्स का प्रोग्राम है जो इन बच्चों के लिए, इनके लिए काम कर रहा है। हर उस इदारे का, हर उस शख्स का, हर उन पेरेंट्स का और उनसे गुजारिश है कि वो आए इस प्रोग्राम। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छे लोगों से हमें मिलवाते हैं। वैसे क्योंकि हर दफ़ा जब भी मुलाकात होती है एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक ऐसे लोगों के साथ कि जो इदारे के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो मैं मुसर्रत अरशद साहिबा से मुलाकात करवाऊंगी आप सबकी। बड़ी ज़बरदस्त खातून है, डिपार्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी। तो आप जो है पूरे इदारे के लिए काम करती भी रही हैं और अभी भी कर रही हैं। किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी हम आपसे पूरा जानेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और बड़ी ही ज़बरदस्त खातून है, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है रेकी के हवाले से, और ये पूरे इदारे औरंगी सेंटर को पूरा हेड भी कर रही हैं इस वक्त ये। और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ सुल्ताना शेख मौजूद हैं, रेकी मास्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। और हम पहले कहाँ से स्टार्ट करें? पहले हम इदारे से स्टार्ट कर लेते हैं ना, पूरे इदारे के हवाले से बताते हैं। हाँ। तो बेसिकली आप इदारे के हवाले से आप बताइएगा और मैं उसमें साथ साथ शामिल होती रहूँगी। देखिए, बेसिकली पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी जो है वो जो सोसाइटी ऑफ द कंसल्टेंट्स, इसमें तकरीबन 27 कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ औक़ात में, मुख्तलिफ दिनों में इन तमाम बच्चों, बड़ों के लिए काम कर रहे हैं। ये एक खाली इदारा नहीं, ये इसमें जैसा हमने पहले भी कहा, अभी भी कहा कि ये उन तमाम अफराद का इदारा है, ये तमाम उन तंजीमों का, NGOs का इदारा है, तमाम पेरेंट्स का इदारा है, तमाम बच्चों का इदारा है। हमारा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं है। हमारा बेसिक ये है जो बार बार हम कहते हैं कि हमें काम चाहिए, इमदाद नहीं। अब उसके लिए हमने 4 मुख्तलिफ शोबाजात बनाए इन बच्चों ने, उसके साथ बड़े भी शामिल हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, जिसमें कैटरिंग सर्विस है, जिसमें ग्रोसरी सर्विस है, जिसमें फूड सर्विस है और टेलरिंग है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इनको ऑर्डर्स दें,
تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا کسی دن ایسا بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم ساری بات ایک ٹیم بن گئے ہیں تو کیوں نہیں ان کا کچھ کام بھی ہم دکھائیں, کبھی اسکرین پر بھی دکھائیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. جی. تو یہ کہ اس سے لوگوں کو اور زیادہ ایزی ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی. کوئی ایسا پیکیج بھی بنائیں گے جس میں ان کو کوکنگ ان کی دکھا دیں گے. جی. تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ واقعی بڑے اچھے اور بڑے صاف ستھرے انداز میں وہ کام کریں. میرے خیال میں ہائیجین کا خیال یہ زیادہ رکھتے ہوں گے جو نارملی آپ ریسٹورینٹ میں جا کر جو ہے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. تو اب میں آپ کی طرف آتی ہوں پہلے اور آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ادارے کے حوالے سے آپ بتائیں گی وہاں پہ آپ کیسے ادارے کے لیے کام کر رہی ہیں, کیسے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو بھی ادارے کے لیے کام کر رہا ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے بیسکلی. کل بھی ایک ہوا تھا آپ خطہ کلامی کہ کل ایک میٹنگ تھی, ایک ورک شاپ تھی MLC نے کی اور وہ بھی اس پروگرامز کے توسط سے ساری چیزیں تھیں اور اس میں ہائی لائٹ کیا گیا. تو یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں, سب مل کے کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کا ایک کنٹریبیوشن ہے. ہمارا بھی یہاں پہ کنٹریبیوشن ہے, سب کا کنٹریبیوشن ہے. جی جی ہم اسپیشل ایجوکیشن پرسن ڈپارٹمنٹ آف پرسن امپاورمنٹ پرسن ود ڈسیبلٹیز سے میرا تعلق ہے. ابھی میں ریسنٹلی ریٹائر ہوئی ہوں. اس سے پہلے وہاں ہم ایک ریہیبلیٹیشن رن کر رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں جہاں سے خصوصی بچوں کو کہنا چاہیے کہ ان کو ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے, ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور ڈسیبل پرسنز کی رجسٹریشن بھی ہوتی ہے جس کے تحت ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے جو کہ نادرا میں شناختی کارڈ کے لیے کام آتا ہے. وہ شناختی کارڈ بن جانے کے بعد ان کو جس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے فیسیلیٹیز ملتی ہیں کہ آپ 5% ڈسیبل کوٹا میں جاب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے بچوں کو پینشن کی فیسیلیٹیز مل جاتی جو مینٹلی ریٹارڈڈ یا ذہنی کمزور بچے جو ہوتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ ریلوے میں وہ کہنا چاہیے کرائے میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے 50%. اسی طرح بلائنڈ جو افراد ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے اور ان کے اٹینڈنٹ کو بھی ملتا ہے. دس از سو گڈ. ویسے دیکھیں اب یہ باتیں تو لوگوں کو اتنی زیادہ معلوم نہیں ہوتی ہیں. تو یہ سرٹیفکیٹ جو ہے ملتا ہے تو ہی سہولیات ملتی ہیں, تبھی ملتی ہیں نا. وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے شناختی کارڈ میں اچھا اس سرٹیفکیٹ کا اجرا جو ہے وہ اسٹارٹ جو ہے وہ آپ ہی نے کیا تھا؟ 2010 سے نادرا کے تھرو رجسٹریشن ہو رہی ہے. سرٹیفکیٹ ہمارے ادارے سے بن کے ملتا ہے افراد کو ڈسیبل. اس میں ڈاکٹرز کا پورا ایک بورڈ ہوتا ہے. جیسے میں سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل لیاقت آباد میں بورڈ کروا رہی ہوں 2011 سے اور وہاں کے ڈاکٹرز اور MS بہت ہی کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر سے. ڈاکٹر اسماعیل اجمل, ڈاکٹر فرحت اللہ, ابھی اس وقت ڈاکٹر سلمان ہیں, ڈاکٹر سلمان بنی ہیں اور ڈاکٹر لطیف ہیں. اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں کہ مریض کے لیے 1 منٹ میں ان کو فارغ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بہت دیر تک انویسٹیگیشن کریں. ظاہر کچھ ڈسیبلٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں, جیسے امپوٹیشن ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مریض کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم فوری طور پہ اس کو اچھا ایک چیز میڈم یہ کہ آپ خود بھی پولیو کا شکار رہیں, اس پہ برا, تو آپ یہاں تک کیسے پہنچی؟ کتنی تکلیفیں ہوئیں, کیا کیا چیزیں سامنے آئیں, بہتری کتنی ہے اور مزید امپرومنٹ کی کیا گنجائش؟ بھئی میں 86 میں نے فرسٹ انٹرویو جو دیا تھا اسٹیٹک ڈپارٹمنٹ میں دیا تھا سائنسز میں. تو فرسٹ انٹرویو اس میں سلیکشن ہو گیا. گریڈ 11 کی جاب تھی اور میں ماسٹرز کمپلیٹ ایگزام دے چکی تھی, رزلٹ نہیں آیا تھا. تو ڈپارٹمنٹ سے میں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ جی سیکنڈ ڈویژن میں یہ کلیئر کر لیں گی اور اس کی بیس پہ میں نے انٹرویو دیا, سلیکٹ بھی ہو گئی. جب میڈیکل کے پہلا جو کوشچن ہوا سول سرجن نے کیا کہ جی آپ تو ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں. کیوں؟ ہم کیسے, پولیو میرے پاؤں میں ایسا ہے کہ وہ سامنے سے آؤں تو ایک دم سے پتہ بھی نہیں چلے. ظاہر ہے اب تھوڑا ذرا پرابلم بڑھا, نہیں تو شروع میں تو اتنا نہیں تھا. نہیں تو مطلب اس میں انفٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریلیٹڈ؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ جاب میں آتا ہے تو ایک میڈیکل ہوتا ہے اس کا, اس میڈیکل میں فٹنس کی. اس وقت یہ والا ڈسیبلٹی والا نہیں تھا, رول تھا لیکن لوگوں کی نالج میں نہیں تھا. اوکے, تو یہ انہوں نے کیا ہے, وہی میں انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ
शुरू करवाया, लोगों को अवेयरनेस दी, एक एक चीज जो है वो डिटेल में जाके बताई, खुद भी तकलीफें उठाई, मगर उस तकलीफों के साथ जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो इनकी काविशों को हमेशा जिंदा रखेंगी। बहुत बड़ी बात है। तो जी आगे कंटिन्यू फिर वो डॉक्टर ने तो ये कह दिया जी नॉट, मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था कि मैं डिसेबल हूँ, इसलिए कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्टूडेंट जैसे सब जाते हैं वैसी एजुकेशन हासिल की थी। खैर फिर 1 घंटे की बहस के बाद उन्होंने एक छोटी सी लाइन का इजाफा किया, फिट फॉर 1% डिसेबल कोटा, उस वक्त 1% था। अच्छा। तो फिर उसके बाद में उसमें जॉब की, फिर फेडरल इसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू के लिए गई, इत्तेफाक से वहाँ के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स थे वो किसी काम के लिए बाहर आए, तो उनका पेन गिर गया तो उनको मेरे शूज नजर आ गए थे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये कि टाइप ऑफ द डिसेबिलिटीज, तो मैंने बताई, तो कहनी जब आपको पता था तो आपने डिसेबल कोटा पे क्यों नहीं अप्लाई किया? तो उस वक्त मैंने ये कहा कि सर क्योंकि सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है उस वक्त बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम, वो लोग मालूम करते हैं तो फिर पता चलता है तो फिर आते हैं लोग। तो मैंने ये कहा सर ये बताइए मैं क्वालिफाई कर रही हूँ, मैट्रिक होती तो मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, अब भी यही है कि जो पूरी कराची में सर्टिफिकेट है वो मैडम मुसरत अरशद नादरा या दूसरे डिपार्टमेंट जो भी हैं वो सब डायरेक्टली RCMSC सेंट्रली भेज देते हैं, हालांकि और सेंटर हैं सब करते हैं, बोर्ड भी करते हैं, मगर ये कि इतना इन्होंने इसको यानी अंदर से महसूस किया इनके दुख दर्द को, इन लोगों के परेशानियों को, कि अब सारे काम ये खुशउस्लूबी से अंजाम देते हैं। इंसान जब किसी चीज से गुजरता है तो अच्छा मैडम एक चीज और, आपने मुख्तलिफ सेंटर्स में काम किया, पहले तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में था, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में आ गया, तो आप जो इतने 30-40 साल से ये इदारा काम कर रहा है, तो 30-40 साल में आपने कितने लोगों को इनेबल कर दिया, या वैसे सिर्फ सर्टिफिकेट ही बना रहे हैं? सर्टिफिकेट्स तो बेनता बने, और उसकी वजह ये कि उससे सहूलतें भी लोगों को मिली हैं, लोगों की नॉलेज में। हम जब सर्टिफिकेट बनाती हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बनाते, वो तो कहते हैं उंगली अगर कटी हुई है तो वो आ जाते हैं, कहते हैं जी उंगली कट गई है लिहाजा सर्टिफिकेट बना दें, और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब। हाँ मतलब ये किस हद तक नहीं, हमने लोगों को ये कोशिश की है मोटिवेट, लोगों की नजरों में ये कि डिसेबल सर्टिफिकेट बन गया तो हमें कुछ भी नहीं करेंगे तो जॉब मिल जाएगी, कम से कम फिर हम लोगों को बता दें नहीं आप जिस चीज पे क्वालिफाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हो आपको एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ 5%। मतलब वो भी एक इसी तरह ही जैसा एक नॉर्मल लोग हैं वैसे ही उसी तरह आपको एजुकेशन तो लेना है। आप डॉक्टर की सीट पर आ रहे हो और आपने पढ़ा नहीं हुआ तो ऐसा तो MBBS तो नहीं आपको बना सकते ना, तो ये चीज का ध्यान ये लोगों को क्लियर करना पड़ता है कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो जरूर बनाएं, लेकिन आप जिस पर क्वालिफाई कर रहे हैं उस चीज पे अप्लाई करें, ये नहीं कि आप मैट्रिक और आप सोचो कि डिप्टी डायरेक्टर लग जाओगे तो ऐसी मुश्किल, ऐसा मुमकिन नहीं, आपको उसी पे क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो इसके बगैर जो है ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता कि आपको वो वाली डेजिग्नेशन जो है वो दे दी जाए। अच्छा हम थोड़ा सा आपकी तरफ भी आते हैं, और सुल्ताना जी ये बताइएगा कि रेकी के हवाले से पहले तो हम थोड़ा सा रेकी ताकि क्लियर कर दें कि रेकी है क्या, थोड़ा सा पहले रेकी बताएं ताकि फिर उसके हवाले से हम ये देखेंगे कि रिलेट किस तरह कर रहा है ये डिसेबल बच्चों के साथ या डिसेबल लोगों के साथ। जी रेकी है ये जापानी टेक्नोलॉजी है, जापानी टेक्नोलॉजी है और इस 2 वर्ड से बना है। रेकी मीन्स गॉड विजडम या पावर, और की मीन्स फोर्स ऑफ पावर। तो हम ये देखते हैं कि ये बच्चा, हर बच्चा तो डिसेबल नहीं होता है ना, जहनी तौर पे भी नहीं होता है, बाद लोग माजूर और तरह के होते हैं। अगर ये जहनी माजूर नहीं है और ये इसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन में डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको हम मेंटल पावर देते हैं, उसको एक्चुअली टेक्नोलॉजी है ये, पावर देते हैं कि भाई आप डिप्रेशन में नहीं जाएं और आप बिल्कुल ठीक हैं और आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा जो मेंटली रिटायर्ड है तो उस पे तो एकदम वक्त बहुत लगता है, उस पे बहुत लगता है और वो कंप्लीट नहीं होता है। आप ये सोचे जैसे हम नॉर्मल हैं, ऐसा नहीं है। जो ऐसे अब नॉर्मल बच्चे हैं, पोलियो है, बहुत सारी चीजें वो कुछ कर सकते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको हम ये डिप्रेशन से आउट करते हैं रेकी के जरिए। अच्छा रेकी जो है वो जितना मैंने सुना हुआ है वो ये कि कोई बीमारी भी हो तो वो उसको भी जो है काफी हद तक क्योर, मतलब उस तरह नहीं कि जहाँ पे मेडिकल की जरूरत है ये नहीं कहते नहीं होता है, हाँ, लेकिन मेंटली तौर से उसको जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अब ये है कि एक आदमी को कह दिया जी आपको कैंसर है, तो वो ऑलरेडी वो बीमार है, पड़ा हुआ है, तो हम उसको उस डिप्रेशन से निकालते हैं
کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر اس میں آپ کو پاور ہونی چاہیے مینٹلی نا, فزیکل ہے, ایموشنل ہے, ڈپریشن ہے, ان کو ڈپریشن سے ہم نکالتے ہیں. اچھا میڈم, اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے نا, اگر کہیں کوئی بچہ پیدا ہوا, ڈسیبل بچہ پیدا ہوا, تو وہ ظاہر ہے فزیکلی بھی نظر آ جاتا ہے کہ بھائی بچہ ذرا ایسا ہے, تو اکثر لوگ جو گھر والے بھی ہیں, کچھ ملنے والے ہیں, وہ سب کہتے ہیں ارے نہیں یہ تو بہت اثر ہے اس پر, کوئی کسی نے کچھ کرا ہوا ہے یا کوئی اثرات اس پہ ہو گئے. تو وہ باباؤں اور پیر فقیر ان کی طرف, تو ریکی اور باباؤں میں فرق کیا؟ کام تو دونوں ایک سا کر رہے ہیں. بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. باباؤں کا ایک الگ وہ ہے. بڑا اچھا سوال ہے, لیکن ہم یہ بریک کے بعد مکمل جواب دیں گے, لوگ بھی سسپینس میں رہیں گے. ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں بریک کی جانب جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیشنٹس کیئر ریہیب سوسائٹی کے حوالے سے, اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو اسپیشلی کام کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈسیبل لوگ ہیں, اور اس لیے میں نے لوگ بولا, اس میں بچے بھی شامل ہیں اور بڑے بھی شامل ہیں. بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا ڈاکٹر انور آپ کا, ذرا سوال ایک دفعہ پھر کر لیں تاکہ یہ ہے کہ پھر اس کا جواب بھی جو ہے وہ انٹرسٹنگ طریقے سے. میڈم سوال یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں کہیں کسی گھر میں بھی ڈسیبل, تو اکثر علاقے کے لوگ یا گھر والے یہ سب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ نارمل بچے سے مختلف ہے, اب نارمل ہے, تو کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ کوئی اثر ہو گیا ہے اور کوئی اثرات ہیں, تو آپ اسے باباؤں کے پاس اور پیر فقیر کے پاس, وہ درباروں میں, یہ سب جگہ لے کے, وہ باباؤں کے پاس خاص طور پر وہ لے کے جاتے ہیں. تو ریکی اور یہ بابا میں فرق کتنا ہے؟ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایکچولی ریکی کے ابھی اتنے نالج نہیں ہے لوگوں کو, یہ تو اب بتا رہے ہیں میڈیا پہ, ورنہ عام طور پہ وہ ریکی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ دم ہے. ایکچولی یہ ریکی دم نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے. اب ایک بچہ پیدا ہوا, اسے فٹس پڑ رہا, تو اس میں ریکی کا کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ وہ پریویس ہی اس کو کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ڈیورنگ ڈیلیوری ہوئی ہے. وہ تو صرف ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ آیا اس میں کیا ہوا. وہ بابا کے پاس لے جائیں جو تو ان کا پرابلم ہے, کیونکہ ہمارے اس جگہ میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. عموماً پڑھے لکھے ہیں وہ بھی تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑتے ہیں. اصل میں یہ سبجیکٹ اتنا اچھا ہے نا, اٹریکٹیو, کہ اس میں کوئی کہہ دے کہ جی آپ پہ اثر کر دیا یا فلاں نے کرا دیا, تو وہ پتے میں اگر پتھری ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا, وہ بابا کی طرف نکل جائے گا کہ شاید اسی سے یہ نکل جائے. اب ایک چیز ہے پتھری ہے, آپ اسے نکال کے اوریجنلی کوئی صحیح کہنا چاہیے ہو, پڑھا لکھا. سرت جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اوریجنلی کوئی صحیح پڑھا لکھا ہو, صحیح, ظاہر اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے, اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں, لیکن صحیح پڑھا لکھا ہو تو وہ کرے تو فائدہ بھی ہوتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو صحیح سے نماز قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے اور وہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں دکان. ہاں پھر وہ, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو واقعی, ہم ایسے تو نہیں کہیں گے, نہیں بہت, اور ان کے دم سے جو ہے وہ فرق. دیکھیں پہلے جو ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے نا کسی بزرگ کے پاس اور کہتے تھے جی میری یہ مشکل ہے, یا اولاد نہیں ہے, یا میری یہ تکلیف ہے, تو کہتے اچھا ہو جائے گی, تو ہو جاتی تھی. اچھا, اب ہم جو ہے ملاقات کرواتے ہیں سیکریٹری DEPD محترم پرویز سحر صاحب سے, تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. ملنے کے نہیں نایاب ہم, ملنے کے نہیں نایاب ہم, ملنے کے نہیں نایاب ہم. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم, تعبیر ہے جس کی حسرت و غم, ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. ایسے ہی تمام
बच्चों और अफराद के लिए मेट्रो टेलीविजन और पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी हफ्तावार प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वाहिद इदारा जिसमें उसके एम्प्लॉइज को दो चीजें मुहैया की जाती हैं, एक यूजुअली सैलरी और दूसरे सवाब। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उन्होंने बहुत कम अरसे में इस डिपार्टमेंट के लिए बेइंतहा खिदमत अंजाम दी। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब परवेज सहर साहब, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ और अपडेट्स आपसे शेयर करूं। पहली बार तो मैं मेट्रो टेलीविज़न का और आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी और हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपना टाइम भी स्पेयर किया, और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने डिसेबिलिटी के हवाले से जो प्रोग्राम शुरू किए हैं वो बहुत अच्छी बात है और लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच सर। ये बेसिकली जो प्रोग्राम है वो आप रूहे रवां हैं सर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल एजुकेशन, ये तीन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं या एक ही हैं? इसमें ये था कि पहले जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो थे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर काम करते थे। जब से ये डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इस नाम से आया है, एक्ट भी सिंध असेंबली ने पास किया, तो उसी में क्योंकि रिहेबिलिटेशन का मेन फंक्शन ही जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का था, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है इधर होलसम काम कर रहा है। और टोटल जो हमारे पास सेंटर्स हैं वो तकरीबन 66 के करीब हैं। उसमें 18 सेंटर्स हमें रिहेबिलिटेशन के सोशल वेलफेयर से आए थे। हमारे यहाँ तो होलिस्टिक है, जिसमें हम जो है फिजिकल डिसेबिलिटी को भी अटेंड करते हैं, मेंटली डिसेबिलिटी को भी अटेंड करते हैं, डेफ को भी अटेंड करते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट को भी अटेंड करते हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी को भी अटेंड करते हैं। दूसरी बात ये है कि इन लोगों के आने से, सेंटर्स आने से हमारे, क्योंकि रिसोर्स जो है ना, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, आइडियोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जितने फिजियोथेरापिस्ट भी हैं, सब लोग अब वन इन ऑल हो गए, तो हमें वो रिसोर्स जो है शेयरिंग करने में भी आसानी होती है और साथ साथ लोगों को ट्रीट करने के लिए या एडवाइस देने में। हमने जब चार्ज संभाला तो मैंने 2020 में 6 जनवरी को तो हमने पहले डिपार्टमेंट के माइलस्टोन तय किए, तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने पूरे डिपार्टमेंट के लिए 100 डेज का प्लान दिया कि सब लोग जो हैं एक्टिवली काम करें, और नंबर 1 जो हमारा था वो उसमें ये था कि हमने डिपार्टमेंट के हवाले से कहा कि आप सर्वे करें, डिसेबल पर्सनस की सर्वे करें। सर्वे जो है मुख्तलिफ अंदाज से अभी भी जारी है, लेकिन कोविड की वजह से आपको भी पता है कि 26 फरवरी को फिर बंद हो गया, तो जाहिर बात है सारे लोग लॉकडाउन हो गए। तो वो हमारा जो 100 डेज का प्लान था वो उसी टाइम, इसलिए मैंने अभी भी, क्योंकि हम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन से काम करें, एक सर्वे था। दूसरा ये था कि हमें ये भी करना था, ये तो नए लोग और दूसरे लोग जो हमारे पास मौजूद थे उनके लिए हमें कहा था उनकी भी मेडिकल असेसमेंट दोबारा करनी है कि किस तरीके से, क्योंकि कोई डिसेबिलिटी किसकी कवर हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसको एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफर की। और इसमें हमारा स्पोर्ट्स का भी कंपोनेंट शामिल था, बल्कि हमने स्पोर्ट्स कराए भी हैं, हैदराबाद में कराए, और 17 जनवरी से हम कराची में भी स्पोर्ट इवेंट करा रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना नज़रिया ये है कि हम उनको डिसेबल नहीं कहें, ये एक्चुअली डूएबल है, क्योंकि ये मशीन नहीं है कि मशीन में आपकी गियर खराब हो गई गाड़ी की तो गाड़ी नहीं चलेगी। इंसान को तो अल्लाह ताला ने इधर होल बनाया, एक पुर्जा, और हमारे पास चीज़ें भी बायोलेटरल हैं, अगर नाक एक है लेकिन उसके नॉस्ट्रल 2 हैं, तो इसलिए ये काबिल लोग हैं, लेकिन क्योंकि उसको हम
اس انداز سے اگر معاشرے میں سوچتے ہیں تو اس لیے وہ ڈسیبل جس کو بھی سمجھے کہ وہ 2 ڈگری اور ڈسیبل ہو. 66 اراؤنڈ آپ کے سینٹرز ہیں. یہ کتنے عرصے پہلے گورنمنٹ نے اس ڈپارٹمنٹ کو اسٹارٹ کیا تھا؟ کتنے 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے؟ یہ جو فل فلیج اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنا ہے وہ 2011 میں بنا ہے، لیکن یہ پہلے پارٹ تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا. پھر کیونکہ 2011 میں یہ اسی کنسیپٹ سے بنایا گیا کہ کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں فل فوکس کی ضرورت ہے، اٹینشن وہ نہیں تھا، تو سرکار نے فیصلہ کیا تو اس کو علیحدہ بنائیں، علیحدہ سیکریٹری دیں جو فلی ان کو کرے، اٹینڈ کرے. میں خود پرسنلی ہر جگہ جاتا ہوں، یہ نہیں کراچی کے علاوہ بھی ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اور سینٹر بلکہ ہم نے ایک نیا پلان بھی لے آ رہے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ پہلے تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں، اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ میں سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے، کیونکہ انہی سینٹرز میں نہیں کہ وداؤٹ پٹنگ برڈن آن دا گورنمنٹ کہ ہمیں نئی عمارت بنائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کون سی عمارت کس کام کے لیے. سینٹر آف ایکسیلنس جو مینلی پہلا اس کا کمپوننٹ ہوگا وہ سرو کرنے کا لیا، وہ مینٹل ڈسیبلٹیز کے جو لوگ ہیں، جو سینٹر آف آٹزم جیسے ہماری تعاون سے بنا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ شہر کی یا صوبے کی نیڈ کیٹر نہیں کر رہا ہے، تو ہم اپنے حساب سے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں، کراچی میں دوسرا بنائیں گے سینٹر آف ایکسیلنس، پھر حیدرآباد میں، میرپور خاص میں. کتنے بچے آپ نے پاس آؤٹ کر دیا؟ آپ کے سینٹر نے کتنے بچے قابل بنا دیے یا پاس آؤٹ کر کے نکلے؟ یا آپ کے یہاں جو اپنے ووکیشنل ٹریننگز ہیں اس میں کس حد تک وہ چاہ رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹوٹل جو انرولمنٹ ہے ساری ڈسیبلٹیز کی اراؤنڈ 3500 ہے، 3500 کے قریب. یہ پورے سندھ کی ہے؟ پورے صوبے کی ہے. پورے صوبے کی ہے. صوبے کی ہے جو ہمارے یہاں سرکار کی انسٹیٹیوٹ. سر اپروکسیمیٹلی 15,000 لوگ جو ہیں وہ صرف کراچی میں ہر سال ڈسیبل ہو رہے ہیں. وہی میں آپ کو بات بتا، دیکھیں میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا پہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، انرولڈ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ جو بھی سرکاری پرائیویٹ آرگنائزیشن سے بھی لوگ ہوں گے، اور سرکار پرائیویٹ آرگنائزیشن کو بھی فنڈ کرتی ہے. جیسے آپ نے ووکیشنل کی بات کی، KVTS جو ہے کراچی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ڈیفنس میں فیز 4 میں، ہم ان کو پوری کی طرح پورا ایڈ بھی دیتے ہیں جو گرانٹ ان ایڈ ہے. اس کے علاوہ ہم ڈیف ریچ والوں کو سرکار ایڈ دیتی ہے، کہ ناٹ کہ سرکار اس سے اٹینڈ نہیں کرتی ہے کہ بس پرائیویٹ والے ہیں. تھوڑا واضح کر دوں تو ہمارا جو گرانٹ ان ایڈ جو بھی لوگ اسی میں کام میں منسلک ہیں تو سندھ گورنمنٹ ان کو پراپرلی فنڈز بھی کرتی ہے. بغیر ڈیٹا کے آپ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے. میرے آنے سے ویب سائٹ ایکٹیو ہے، آپ ہماری ویب سائٹ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں ہر چیز ہم اوپننیس پہ بلیو کرتے ہیں. اور دوسری بات، ہم نے یہ نیوز لیٹر بھی جو ہے یہ کوارٹرلی ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بھلی پڑھیں. ہم نے اس میں بھی ہر چیز واضح کر دی کہ پولیو کہتے ہیں کہ جی پولیو ڈسیبلٹی ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے کہ پولیو ڈسیبلٹی، مگر پولیو کے علاوہ جو ڈسیبلٹی ہیں اسے کیوں نہیں اجاگر کیا جاتا؟ میرا خیال ہے جو یہ ہم تھوڑا مکس کر رہے ہیں. پولیو جو ہے وہ میڈیکل سے ہے، کیونکہ پورا یہ اور آٹزم بھی میڈیکل سے ہے، ڈیف اینڈ ڈم بھی میڈیکل سے ہے. یہ پولیو کا تھوڑا میں آپ کو بتا، دیکھیں آٹزم جو ہے اگر آپ اس بھی تھوڑا ریسرچ پڑھیں گے نا، وہ کنجنائٹل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں ایڈیوپیتھک ہے. اس کا ابھی تک کاز جو ہے معلوم نہیں ہو سکا ہے. دیکھیں وہ جو ایکوائرڈ ایک ہوتی ہے کنجنائٹل جو آپ کو بائی برتھ، وہ دوسری ہوتی ہے ایکوائرڈ. جو ڈسیبلٹیز آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکوائرڈ ہیں. ایکوائرڈ میں وہ میڈیکل والے پرسنل جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہی میرا پیغام ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور یہ آپ نے جس انداز سے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، میں آپ کی کامیابی کے لیے بھی دعا گو ہوں، چینل کی کامیابی کے لیے اور بچوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، جیسے ہمارا ایم ہے کہ وہ ڈویبل بنے اور ہمارے اکانومی میں اور ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. تھینک یو سو مچ.
ने देखा, पैकेज भी देखा और आपने मुलाकात भी की मोहतरम परवेज साहब से और उनके हवाले से आपने बहुत सी बातें सुनी भी, लेकिन ये कि अब हम आगे वापस से चलते हैं और पेशेंट्स केयर के हवाले से बात करेंगे डॉक्टर अनवर से। डॉक्टर अनवर भी जो है जिस तरह हर कोई अपनी अपनी जगह पर काम कर रहा है और आप ये कहते हैं कि कभी मतलब जो है इदारे के लिए भी ये नहीं कि कोई फंड्स ही खाली दे रहा है तो फंड्स ही दे, आप हमेशा कहते हैं कि कोई ना कोई जिस तरह कभी कोई बेड्स की ज़रूरत होती है या किसी पेशेंट के लिए कोई सर्जरी की जरूरत होती है तो वो सब भी मतलब जी, उस तरह भी हेल्प आउट कर सकते हैं ना? जी, वो डायरेक्ट करते। जैसे हेयरिंग एड चाहिए किसी बच्चे को तो हम कहते हैं कि भाई ये हेयरिंग एड है और ये इस बच्चे को चाहिए और इतनी ये कॉस्ट आती है, जितना वो बेयर कर सकता है। हम वो भी ये नहीं एम्फेसाइज करते कि नहीं जी आप पूरी ही सारी चीज़, अगर आप कर सकते हैं तो आप करते हैं डायरेक्टली, कोई हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं होती है। हम नहीं कहते, हम तो इन बच्चों को इनेबल बनाना चाहते हैं। हमारा प्रोजेक्ट यही है कि हम डिसेबल टू इनेबल करें इन्हें। और आज जो हमने एक नई बात भी बताई है, मतलब नई बात आज के हिसाब से, वैसे तो बहुत पुरानी बात, सर्टिफिकेट के हवाले से कि सर्टिफिकेट जो है डिसेबल लोगों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये कौन सी एज से जो है वो मतलब मिल सकता है कि जिस पे सहूलियात उनको मिलें? ये किसी भी एज के एज ग्रुप के लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है। डिसेबिलिटी होनी चाहिए, बाकायदा डॉक्टर देखते हैं। आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उस डिस्ट्रिक्ट से बनता रजिस्ट्रेशन होती है और वो हॉस्पिटल में अपने करीब तरीन सिंध गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाके बोर्ड करवाते हैं। वहाँ की डॉक्टर्स की एक टीम बाकायदा मुकर्रर है, वो बोर्ड करवाती है। उसके लिए डेज फिक्स होते हैं, उस दिन ज़ाहिर डिप्टी डायरेक्टर जाते हैं तो वो आपकी तरफ भेज देते हैं। नहीं, तो वजह ये कि लोगों की नॉलेज में, नादरा वाले के पास एक डिस्ट्रिक्ट का पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैडम मुसरत कर रही है, हर एक उसको भेज देता है। तो ये कि ये नादरा के इस प्रोग्राम के तफस्सुस से हम ये नादरा को भी कहेंगे, वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। जिस डिस्ट्रिक्ट का फर्द है उसको उस डिस्ट्रिक्ट में कहेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर की मालूमात करे और उस डिस्ट्रिक्ट उस सेंटर तक पहुंचे, वहाँ रजिस्ट्रेशन होगी तो आगे सर्टिफिकेट इशू होगा और उस सर्टिफिकेट की बेस पे फिर जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो मिलेंगी उनको। मैडम सुल्ताना, आपने अपनी जगह और यूटिलिटीज फ्री की, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स दिए इस सेंटर को बनाने के लिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर को बनाने के लिए, तो इसमें आपका फ़ायदा क्या है? क्योंकि अक्सर मुझे भी 3-4 साल लग गए ये बताने में कि भाई मेरा कोई लालच नहीं है, मैं बगैर लालच के इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो आपका क्या लालच है? अगर मैं भी एक्चुअली मेरी है कंसल्टेंट क्लिनिक, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर आते हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, डेंटिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पीट्स के हैं। तो अनवर साहब तो काफ़ी अरसे से आते हैं, मुलाकात बातचीत है, जिक्र किया तो मैंने कहा आप भी इसमें शामिल हो जाइए। चले इसके अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरा ज़ाती कोई या उनसे कोई मैं रेंट नहीं ले रही हूँ और अपने तौर पे जो अपने ज़ाती तौर पे जो कुछ मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ करती हूँ, कोई बेनिफिट नहीं लेती। चलो हमारी वजह से अगर एक बच्चा सही हो जाता है, उसको कुछ फ़ायदे हो जाते हैं तो ठीक है। ऑलरेडी तो हमारी क्लिनिक चल रही है, फाइनेंशियल हमें इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैडम, एक चीज़ आप रैकी करती हैं माशाल्लाह, उसका एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। आइंदा भी हम आपको बुलाएंगे और इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछ। रैकी के अलावा अल्टरनेटिव जो आप ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ देती हैं उसका क्या असर है और कौन कौन सी थेरेपी? पैरालिसिस के लिए हम देते हैं एक्यूपेंचर, उसके एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, ये तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, बिल्कुल मालूम है और इसका बड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर फॉलो करें, समझें इस बात को, फिर उनसे काउंसलिंग करनी पड़ती। पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। एक्यूपेंचर वगैरह होता है, क्या ये थ्रू आउट चलता है या इसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ये सही हो जाता है? नहीं, अगर ऐसे फर्ज कर ले एक पेशेंट हाइपर टेंशन में चला गया, हाई ब्लड, और अचानक वो पैरालाइज हो गया, तो उसके कोई ना कोई वेन ब्लॉक हो जाता है। अगर वो फौरी आ जाए तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वो रिकवर हो जाता है। बाकी वो जो डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं उससे हमारा कोई नहीं है। हम इसको उस पॉइंट को एक्टिव करते हैं। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन जो बेसिक, हाँ बेसिक जो है, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट को आपने दिखाना है, जस्ट लाइक वो थेरेपी, जिस तरह फिजियोथेरेपी होगी इसी तरह ये एक थेरेपी है। चाइनीज आइटम्स और टाइम्स के एक्वालाइफ, वो जो है
क्या कहते हैं वो थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी आप कहते हैं उसको ना, उस पॉइंट को पहले तो नीडल से होता था, अब वो नीडल नहीं है, अब ये मैग्नेटिक थेरेपी है, उसको आप पॉइंट ले ऑन करें, ऑन करके आप लगाएं, जो पॉइंट आपका ब्लॉक होगा वो हट करेगा आपको। हाँ, क्योंकि अब फर्ज कर ले एक गटर है ऐसे भरा हुआ है, तो वो प्रेशर जब नहीं डालेंगे तो वो खुलेगा नहीं ना, इस तरह इसको जब हम वो करते हैं उससे डायग्नोस भी कर लेते हैं, उससे अगर वो करते हैं तो वो पॉइंट हट करता है। तो किन किन तरह के पेशेंट्स को का ये इलाज हो सकता है? ये एक्यूपेंचर या मैग्नेट एक्यूपेंचर हर आप खुद भी आप अपने आप को लगा के पता कर सकती हैं कि आपको क्या बीमारी है और क्या होने वाला है, वो भी बता देता है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस वक्त उनके हवाले से कि अगर वो जानना चाहते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी है क्या है, तो वो किस तरह से जान? देखिए, एक चीज जो डिसेबिलिटी है जो बाय बर्थ है उसको तो पेरेंट्स नहीं है, जैसे अचानक पैरालाइज हो गया, पोलियो हो गया, पोलियो भी इतनी जल्दी कवर नहीं होता है, उसके लिए काफी लॉन्ग टाइम चाहिए होती है कि पोलियो है अब हम मैग्नेटिक थेरेपी दे दें, उसकी भी एक एज होती है, आफ्टर 12 to 14 इयर्स के बाद हम मैग्नेटिक थेरेपी देते हैं। एक्यूप्रेशर होते हैं वो पेशेंट्स के जो आते हैं उनको हम बताते हैं कि आप इस पॉइंट को प्रेस करें, क्योंकि जब आप जो जगह आपको फील हो रहा है कि आपको पेन हो रहा है तो आपने ऐसे प्रेस किया ना तो आपको जैसा लगेगा करंट मार रहा है, मतलब कि वो रिलीफ थोड़ी देर के लिए दे देता है? नहीं, आप अगर उसके पीरियड होता है जब तक आपको फाइन नहीं होता, उसके 3 मिनट होते हैं एक्यूप्रेशर के, सुबह और शाम करें 3 मिनट, और जब आप हर वक्त नहीं कि आप बैठे दबा रहे हैं तो वो फायदा नहीं है, तो वो आप करें, कुछ अरसा करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत ज्यादा फर्क आता है। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि 3 दिन जो है वो मैं औरंगी सेंटर में होता हूँ, जो लोग राब्ता करना चाहें, जो पेशेंट्स या माँ बाप बच्चों के या वो ख़ुद पेशेंट हैं, तो वो पीर, बुध और हफ्ता औरंगी सेंटर में, और इसके अलावा अंकल सरिया हॉस्पिटल में रूम नंबर 13 में वो मंगल, जुमेरात और जुमा, ये 3 से 4 बजे से लेके 6 बजे तक है दोनों जगह टाइम। और टेलीफोन्स तो अब तो इतना आसान सिलसिला हो गया कि आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का शो में तशरीफ डालने का, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है मुस्कुराती सुबह में, और अब हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, मेरी तो बड़ी फेवरेट हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं और बड़ा मज़ा आता है इनके साथ बात करने में। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी पावरफुल खातून है, और इनके लिए क्या कहना कि एजुकेशन के हवाले से भी ये बहुत काम कर रही हैं। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुसरत नियाज़ी साहिबा से, और इनके हवाले से ये भी बता दूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनालिटी बड़ी मजे की लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, द वे यू कैरी योरसेल्फ, और बड़ा एक अच्छा होता है। कितना वैसे इसमें जो है वो फर्क पड़ता है, जो लोग अच्छे तरीके से कैरी करते हैं और जो लोग नहीं करते कैरी? ये तो अपनी ज़ात की वजूहत हैं कि जो जिस तरह जिस चाल में या जिस ढाल में जिस लिबास में बदलना चाहे अपने आप। लेकिन फर्क क्या पड़ता है इसमें? कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है, मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड का पड़ता है, और आपकी अपनी शख्सियत है कि आप उसको ढाल के उस तरह रखेंगे तो यकीनन फिर उसको आपकी बेटी फॉलो करेगी। तो वो मेरे फिर वो एक जनरेशन टू जनरेशन जो है जब वो कोई इंसान मिलता है ना, कहते हैं कि वो फर्स्ट इंप्रेशन इज एवर लास्ट, फर्स्ट इंप्रेशन एग्जैक्टली आ रहा होता है ना। अच्छा, तो अपने चीज़ों का ख्याल रखती हैं खुद, अपने जो कलर्स होते हैं वो अपनी पसंद के आप पहनती हैं, या बच्चे जो कहते हैं या हस्बैंड जो कहते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड तो पहनाने के मामले में कभी कुछ नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लिया उन्होंने कि ये पहने या ना पहने। मुझे मोस्टली 2 ही कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइट, ब्लैक, या थर्ड वन अगर पहन लूँ तो फ़ॉन कलर। पर अब जो है ना कि बेटी ज़्यादा अब
کرنے لگی کہ نہیں مما یہ نہیں یہ پہن یہ والے یہ پہنے. ہاں جی میں ریڈ کلر بالکل نہیں پہنتی تھی. And I loved it. پتہ میں آج مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے بیٹی نے کہا ہوگا کہ یہ والی شال نہیں شال نہیں, مطلب اب جو ہے نا تقریباً 2-4 سال سے سوری 2-4 سال سے نا بیٹی مما یہ ریڈ کلر کیوں نہیں پہنتے ہو, لائف میں سارے کلر پہنے. میں نے کہا یار بیٹی پسند نہیں ہے. لو مما ایک عورت کو ریڈ کلر پسند نہیں ہے. تو اب جو ہے نا بیٹی جب تھوڑا سا کہہ دیتی مما یہ نہیں یہ کر لیں تو پھر بچوں کی بات بھی پھر ماننا پڑتا. اچھا آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے ان خواتین کے حوالے سے جو ورکنگ لیڈی ہیں, جو گھر پہ رہتی ہیں اور جو کام کرتی ہیں. کس طرح سے کر لیں, بند کر لیں, کوئی بات نہیں. کس طرح سے ان کو اپنی لائف کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے, کیسے ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہیے. پہلے ہم آئیں گے ورکنگ خواتین کے حوالے سے. اور ورکنگ خواتین وہ بھی جو دیہی علاقوں میں بھی ہوتی ہیں, ہم نے وہاں پر بھی دیکھا بالکل ایسا ہی ہے, اور بڑے ٹائم مینجمنٹ وہاں پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس, کیونکہ وہاں پر جو ہے آپ کے پاس گھومنے پھرنے والی چیزیں ذرا کم ہوتی ہیں, یا موبائل وہاں پر لوگ زیادہ استعمال, خواتین میں نے دیکھا اسپیشلی اتنا نہیں کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا ٹائم مینجمنٹ اسپیشلی فار ورکنگ لیڈی. پھر ہم بعد میں آئیں گے گھریلو. میں ایک بات بتاؤں, ورکنگ وومن چاہے دیہات میں ہو چاہے شہروں میں ہو, وہ اپنے آپ کو بڑا ایک اپنے کام کو اپنے لیول کو ایک مینٹین رکھتی ہیں. اگر ورکنگ وومن شہر کی ہے تو اس سے بے شک جتنے ملازم گھر میں ہو, لازم نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ملازم ہو, بعض اوقات نہیں بھی ہے, تو اس سے اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تیار تیار ہونا ہے, وہ جلدی اگر کپڑے پہن کے آ رہی ہے تو اتنی دیر میں جو ہے نا اپنے کچن کے اندر چائے بنانے کے لیے رکھ دے گی اور کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے رکھ دے گی کہ چلے میں یہ کام بھی کرتی رہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا یہ بھی کرتی ہوں. چلیں جی اگر اس نے چولہے پہ کوئی چیز رکھی ہے تو فوراً جو ہے نا وہ برتن دھونے میں گھس جائیں گی. مطلب اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے ٹائم پیریڈ میں اتنا ٹائم کرنا ہے تاکہ جب میں آؤں تو مجھ پہ برڈن نہ پڑے. تو یقیناً ایسا ہے, وہ اپنے آپ کو رکھتی ہے, کوشش کرتی ہے. پھر اسی طرح سے اسے پتہ ہے کہ جب میں جا رہی ہوں تو میرا ایک بچہ اگر اٹھا ہوا نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کر کے جانا ہے, اس کی تمام چیزیں رکھ کے اسے پتہ ہے ایک پراپر جگہ رکھے گی, اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ میری ماما نے وہاں رکھی ہے. اسی طرح جی اس نے ہسبینڈ کو بھی جلدی سے مطلب بریک فاسٹ دینا ہے, پھر خود بھی کچھ کرنا ہے, پھر پراپر تیار بھی ہونا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے آفس جا رہی ہوں یا باہر کام سے اگر جا رہی ہوں, وہ چیز بھی کرنی. اگر دیکھا جائے گاؤں دیہات میں تو وہاں بھی ایسا ہی ہے, وہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ خاتون بھی جلدی جلدی اگر ارلی مارننگ اپنے کھیتوں میں جا رہی ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم جو شہری خواتین وہ ہم سے پہلے جاگتی ہے, وہ ہم سے پہلے جاگ جاتی ہے. اس نے اپنے بچوں کو اپنی پوری فیملی کو پراپر اسی طرح سے جس طرح شہری خاتون کر رہی ہے اسے بھی ناشتہ دینا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے زیادہ محنت وہ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اگر اپنے گھر سے نکلیں تو آفس میں بھی اگر گئے تو اندر جا کے اچھی جگہ پہ, ہوادار جگہ پہ, اے سی میں ہم نے ویل فرنش جگہ پہ بیٹھ جانا. لیکن اس نے نہ گرمی دیکھنی ہے, نہ سردی دیکھنی ہے, نہ دھوپ نے دیکھنی ہے, نہ تیز ہوا دیکھنی ہے. اس نے کام کرنا ہے. میں ان خواتین کو اپنی نسبت, آپ کی نسبت میں انہیں زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ زیادہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے گھر بھی کھلے ہوتے ہیں, چلے گرمیوں میں تو پھر بھی چلے سمجھ آ جائیں گے, سردیوں میں پھر یہ ہے کہ ان کو وہاں پر کھانا بھی پکانا ہے, پھر اہتمام بھی کرنا ہے, پھر سب چیزوں کا. اچھا اور وہاں پر کام بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کھلے گھر ہوتے ہیں, ڈسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ ہم نے دیکھا صفائی کا بھی اسی طرح خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. ہر چیز میں مینجمنٹ جو ان کی وہ زبردست ہوتی ہے. یہ مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, مینجمنٹ کے لیے جو پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتی ہے. اپنی تمام دیکھیں کھانا پکانا یہ سب کچھ کرنا انہوں نے بھی یہی کرنا ہے, چاہے دیہاتی خاتون ہے چاہے شہری خاتون ہے. لیکن فرق یہاں اس طرح سے آ جاتا ہے کہ شہری خاتون کا سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ملنا ملانا مطلب وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. پھر پلس اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ اکیڈمی لے کے جا رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ان کو ٹائم شیڈیول ٹائٹ رکھنا ہے. اسکول اگر ڈرائیور ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو پک اینڈ ڈراپ کرنا. ان بچوں کو جو ہے نا اپنے بچے جب گھر میں آتے ہیں چھوٹے ہیں تو لازم سی بات ہے کہ ماں اس سے اپنا پراپر ٹائم دیتی ہے. تو دیہات میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس حد تک
उनका काम होता है, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाती है, हम लोग रिलैक्स नहीं हो अच्छा, सकते। एक तो ये होता है ना कि अपना बिजनेस है, चले वो अपने टाइम से जो है अपने बच्चों को जो है वो जब छोटा होता है तो अपने साथ बिजनेस में भी ले जाती है, क्योंकि अपना बिजनेस होता है, इतना इशू नहीं होता। लेकिन वो खवातीन मैंने वो भी देखी हैं जो जॉब कर रही होती है 9 to 5, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फिर बच्चों को छोड़कर जाना, और फिर इस तरह से बच्चों की तरबियत में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। कहते हैं ना कि फैमिली अगर होती है ना, जॉइंट फैमिली, तो उसमें बड़ा आसानी हो जाती है कि दादी घर पर है तो वो बच्चे को संभाल लिया, नानी है तो वो देख लेगी, दादी हाँ। से बेहतर मैं कहती हूँ, या नानी से बेहतर जो कोई है ना, रिश्ता ही नहीं है, कोई रिश्ता ही वो नहीं। संभाल नहीं सकते बच्चों को कोई भी। वो अगर पीछे होते तो वैसे होता है जैसे माँ ही संभाल रही है। बिल्कुल। तो ये जो है थोड़ी सी चीजें जो मेड्स के हवाले कर दिए जाते हैं बच्चे, तो फिर उसके हवाले से बताइएगा कि वो कैसे अपने बच्चों को उस तरह से फुल टाइम दे सकें। मैं बताऊं अजय कि जो मेड्स हैं उन पे तो मैं समझती हूँ कि डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो वो एक अलग चीज है। नहीं मजबूरी हो तो मैं कहती हूँ मजबूरी से मजबूरी हो तो होना चाहिए। हाँ। लेकिन जिस तरह से आपने कहा ना, नानी और दादी जो है ना, मैं समझती हूँ कि माँ से भी ज्यादा बेहतर समझती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ कह दें ना, तो हमारी माएँ ये नहीं देखती कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके सामने हमें ना डांटे या हमें कुछ ना कहें, फौरन हमें डांट डपट शुरू हो जाती, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अब जिस तरह डे केयर खुल गए, तो माएँ अक्सर जो है ना अपने बच्चों को डे केयर में भेज देती हैं। बिलीव मी कि मैंने खुद भी कई दफ़ा देखा है कि वो मज़ा नहीं आता, वो चीज़ नहीं होती। अव्वल बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ख़वातीन जॉब्स करें, अदरवाइज जब तक उनके बच्चे थोड़े से मैच्योर नहीं हो जाते, कम से कम 7-8 साल के नहीं हो जाते, जब तक मैं नहीं समझती कि उन्हें जॉब करनी चाहिए। जॉब करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी मैंने कहा बहुत ज्यादा मजबूरी है, बहुत ज्यादा मजबूरी है, तो वो तो फिर लाजिम है। आपका ताल्लुक एजुकेशन से है, ऐसी खवातीन जो कुछ ना कुछ घर पे बैठकर भी करना चाह रही हैं, कोई काम करना चाह रही हैं, या वो अपने आप को मसरूफ रखना चाह रही हैं, लेकिन वो जॉब नहीं कर पाती हैं, पर वो अपने कहते हैं ना कि करियर जो है उनका बिल्कुल भी एंड ना हो जाए, तो वो ऐसा क्या प्रोफेशन रखें या ऐसी क्या एजुकेशन वहीं पर ही बैठकर हासिल करें घर पे कि वो पीछे की तरफ ना जाएं। वो देखो बताऊँ कि अगर आपने, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी बच्ची की शादी इंटर के बाद हो जाती है तो अब वो कहे कि जी मुझे कॉलेज लाजिम मस्ट भी है कि ज्वाइन करूँ, नहीं। देखें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी ऑनलाइन अब तो सहूलियात हैं, पहले वक्तों में तो नहीं थी। ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के भी ले सकती हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कोई इशू नहीं है। घर में बैठ के और अपने बच्चों को भी उसी तरह से अगर हैं तो वो उनको भी देख सकती हैं। और आजकल तो और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम ख़वातीन के लिए, क्या सबके लिए, कि ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है ना। आप अपना ऑनलाइन बिजनेस है, सपोज के कपड़े हैं तो हम कपड़े सिलवा सकते हैं किसी से, ऑनलाइन हम टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, शॉल्स हो गई, इवन कि कोई भी चीज़ है, छोटा सा अपना स्टार्ट करें बिजनेस। और कुछ नहीं तो ब्यूटी टिप्स देती हैं खवातीन, उसके एडवांटेज यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे और यूट्यूबर्स बन गई हैं बिल्कुल। और यूट्यूब पे जो है ना, आप किसी छोटे बच्चों को, आपकी बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है तो छोटे बच्चों को, जैसे मोंटी लेवल के बच्चे हैं, उनको कर सकती हैं। प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप देख सकती हैं। हाँ, ये कहें कि अब मेरा करियर खराब हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस सूरत में जो है ना लिमिटेड टाइम अपनी सीवी पे वो ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमने ये लिमिटेड टाइम देना, अपना एक लिमिटेड टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया कि घर पे बैठ के आप क्या चीजें, बल्कि जो क्रिएटिव खवातीन है हम उनको तो ये कहते हैं कि भैया आप अपनी क्रिएटिविटी को खत्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करें। मैं अक्सर वीडियोस देख रही होती हूँ, बड़ा मजा आता है देखने में, जिसमें बच्चों को जो है वो कुछ जो है वो केक्स वगैरह भी बना रहे हैं, तो बच्चे वीडियोस बना के डाल रहे हैं। फिर ये कि कुछ क्रिएटिविटी का और काम कर रहे हैं, जिस तरह कोई वो अगर कोई वाज बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो वो बच्चों को भी इसमें शामिल रखते हैं। पता है, मैं बताऊं आपको, ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद है। अभी लास्ट ईयर की बात है कि मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो मुझे उसको, मैं दिल चाह रहा था कि मैं उसको इतनी महंगी महंगी चीज़ें तो देती हूँ, इस दफ़ा कुछ चेंज करके ऐसी चीज़ें दूँ कि जो उसको अट्रैक्ट करें। उनका चले, मैं गई हूँ, मेरे बहुत क्लोज हैं, जानने वाले हैं, उनका ये बिज़नेस है, तो मैं उनके पास चली गई। मैंने कहा वहाँ जाके देखती हूँ कि जो है ना, अब बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह इसकी ना डिफरेंट चीज़ों पे फ्रेम है, कुछ इस तरह की चीज़ें लगा लेती हूँ, तो क्वेश्चन वगैरह पे और इस तरह से ना पिक्चर्स मग वगैरह पे बहुत दे रखी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको इस दफ़ा कुछ चेंज कुछ चेंज होना चाहिए। तो
वॉल क्लॉक ली, उसमें उसकी पिक्चर्स लगवाई, ये सब कुछ इस तरह का, हर चीज़ों पे उसकी Elizabeth पिक्स, change क्या हाँ मैंने कहा चेंज करके देती हूँ, वहाँ पिक्स लगवाई। तो वहाँ मैंने, आप बिलीव में, बहुत यंगस्टर होगी, बहुत ज़्यादा एज उस बच्चे की भी होगी, तो 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगी, तो वो जो है ना मोबाइल के केसेस लेकर आई हुई, तो उनके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की पिक्चर्स लगवाने के लिए, और इस तरह से वो दे रही है। तो मैं उसको बड़ी देर से देख रही हूँ, तो मैंने उससे पूछा अली से, मैंने कहा अली क्या बात है, ये इतनी सारी चीज़ें लेके जा रही है, मैं तो अगर कर रही हूँ तो मेरा पर्सनल रिलेशन है आपसे। तो आपने कहा बाजी आप खुद आ जाए, मुख्तलिफ चीज़ें आप देख लीजिए, ये क्या। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटे आप जो है ना इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी, इतना बड़ा शॉपर लिया हुआ ये। तो कहने लगी मैम ऐसा है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, क्योंकि बहन भाई छोटे हैं, तो पेरेंट्स की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो मैं जो है ना खुद ही बाइक निकालती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ और डिलीवर भी खुद ही करती हूँ। बिलीव मी, मैंने उस बच्ची को इतने सारे कॉन्टेक्ट्स दिए, मैंने कहा ये हैं बेटे आपके, और वो फर्दर आए दिन मुझे कॉल करती रहती है कि मुझे आपने एरिया में बताएं, यहाँ बताएं। मैंने उसको इतना अप्रिशिएट किया, उसने कहा कि यहाँ तो मेरा है कि मुझे किसी ने कहा कि कितने बजे आप आ रही हैं, अगर 2 बजे का टाइम कहते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं मैं 6 बजे तक आपके पास आ सकती हूँ, हाँ, टाइम मैनेजमेंट टाइम, तो वो कहते हैं ठीक है। यहाँ इनसे मेरे इतना अच्छा हो गया कि इन्हें मैं बोल देती हूँ कि जी मैं आ रही हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, मैं इन लोगों को दे जाती हूँ चीज़ें, जब ये तैयार हो जाती हैं तो मुझे कॉल कर लेते हैं। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अली प्लीज़ ये बच्ची इतनी स्ट्रगल कर रही है, तो इस तरह भी कर लेना कि आपके पास इतनी ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ें लेकर आती हैं, तो आप इसे पर्सनली घर पहुँचा दें, क्योंकि ये कह रही है मुझसे छोटे बहन भाई हैं। तो मुझे बड़ा उसको लगा कि कितना अच्छा काम कर रही है, तो उसको अपने बहन भाइयों को मैनेज कर रही है, तो एक माँ अपने बच्चों को क्यों नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज से कर सकती है, उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है ना बच्ची के पास। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह की खवातीन हो काम करें तो अल्लाह पाक तो राह हमवार करता है, कर देता है। बिल्कुल आप एक स्टेप कहते हैं कि एक स्टेप आप अपने लिए बढ़े, दूसरों के लिए तो इंसान बढ़ता है, अपने लिए बढ़े तो आप समझ लें कि दूसरों के लिए भी दरवाजे खोल। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए देखें, ठीक है एजुकेशन हम एक जगह पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ ख़वातीन बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं कि वो अपना प्रोफेशन बेशक उनका कोई और होता है, वो अब वो डॉक्टर हैं तो वो नहीं अपने कंटिन्यू कर रही होती काम के बच्चों की वजह से, आगे वो हॉस्पिटल्स नहीं ज्वाइन कर सकती हैं, क्लिनिक नहीं कर सकती हैं। मैंने उनको देखा उन्होंने यूट्यूब में बड़े ज़बरदस्त अपने चैनल्स बनाकर उसमें मेडिसिन के हवाले में से बात कर रही हैं या वो किसी बीमारी के हवाले से बात करें, तो वो बड़ा उसमें जो है उनका वो चल रहा होता है। इसी तरह ही जो है सोशली जो है एक्टिविटीज़ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप सोशली भी अपने आप को जो है किसी तरह से, जिस तरह किसी की हेल्प आउट करना भी, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक हेल्प की, अपने आप में कॉन्टैक्ट्स देकर ये मदद कर दी। इसी तरह कहते हैं जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, वाई डोंट दे हेल्प इस तरह से सोसाइटी में आकर के वो छोटी छोटी भी मदद करना शुरू कर दें लोगों की। देखिए मदद छोटी हो या बड़ी हो, नेकी जो है ना वो रायगा नहीं जाती। एक चीज़ अगर नादिया मैं फ़र्ज़ करें नाजिया कर रही हूँ काम, और सपोज़ कि मैं चलते चलते, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं पैसों की हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं चलते चलते पड़ा हुआ कोई कांच उठा लेती हूँ, साइड में रख देती हूँ, ठीक है, मैंने तो अपने तौर पे नेकी की। सपोज़ कि कोई न्यू जनरेशन का छोटा सा बच्चा मुझे देखकर कि जी फलां आंटी जा रही थी या फलां जा रही थी, वो ये कर रही थी, तो अपनी मम्मा से, अपनी फैमिली से कहता है मैंने देखा है मम्मा ये मैं उठा लूं, तो मकसद ये है कि मैं सक्सेसफुल हो गई। मतलब माशरे से एक अगर मैंने नेकी की तो मुझसे एक और ने नेकी की, तो वो एक चेन चल जाती है। वो जब चेन चलती है तो फिर हमारे माशरे में सुधार भी आता है। तो ये चीज़ लाजिम नहीं है कि हम पैसों से किसी की हेल्प करें। जैसे मैंने आपको कहा उस बच्ची को मैंने कॉन्टेक्ट्स दे दिए, मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ क्या है कि मुझे उसका जो प्रोग्रेस है, जो उसका काम है, जो उसका विजन था कि मैं अपने बहन भाइयों को इस तरह से देख कर सकती हूँ। हालांकि वो क्या करती, छोटी मोटी जॉब कर लेती, लेकिन
اس نے اس کو بہتر سمجھا. تو چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کر لیں. اب اچھا دیکھیں یہ چیز بھی بڑی وہ ہوتے ہیں, بڑا ویژن ایک اسٹرانگ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کوئی کام کرنے رہا ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں جاب کروں گی تو میں اتنا ارن کر سکتی ہوں, اور میں اگر اپنے بزنس کو شروع کر رہی ہوں تو میں اتنا ارن کر سکتی ہوں. یہ بھی ایک بڑا ویژن ہوتا ہے بالکل ہے, بالکل ہے کہ وہ اپنے ویژن سے اچھا یہ ویژن جو آتا ہے کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ خود انسان اپنا ویژن بناتا ہے یا اس کو ٹیچرز ہیلپ کرتے ہیں یا اس کو پیرنٹس ہیلپ کرتے ہیں یا اس کو وقت جو ہے وہی سکھا دیتا ہے؟ اصل میں دیکھیں ویژن جو ہے نا وہ اندر سے آتا ہے. دیکھیں پیرنٹس جو ہے نا کتنا ہی فورس کرتے رہے, اگر بچہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ میرے ذہن میں تھا, میرے پیرنٹس نے کہا کہ جی ڈاکٹر بن جاؤ. 6 months میں نے پڑھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھا. تو کیوں جی, مجھے اسکول کرنا ہے. تو میرے فادر نے بڑی مطلب وہ کہا کہ نہیں پاسبل ہی نہیں ہے اور لوگ کیا کہیں گے اور اس طرح سے. لیکن پھر یہ کہ بہت زیادہ چھوٹی عمر تھی تو کیسے کر سکتی ہوں, یوں ہے. میں نے کہا نہیں میں کروں گی, میں آپ کو مطلب سکسیس ہو کے دکھاؤں گی. اب وہ کیا تھا کہ میرا ایک ویژن تھا, میرے ذہن میں ایک چیز سما گئی تھی کہ میں نے کرنا ہے اور میں نے اس کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے. تو میں نے جسٹ آپ یہ سوچیں کہ ودن 2 months کے اندر میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آئے وہ آئی تھنک 20 یا 18 آئے ہوں گے. اس سے میں نے اسٹارٹ کیا کیونکہ میرا اپنا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے ایجوکیشن کو جوائن کرنا ہے, میں نے ایجوکیشن میرا مشن ہے اس کو لے کے چلی ہوں. تو الحمدللہ آج 5-6 کیمپسز ہیں میرے پاس, اس لیے کہ میں نے خود سے اسٹرگل کی, میں نے اپنے اندر سے آگے کی. بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کی جانب جانا ہے, بریک کے بعد واپس ملے گا, کہیں نہ جائے گا. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر ہم آپ سے موجود ہیں مسکراتی صبح میں, اور ہمارے ساتھ مسرت نیازی صاحب ہیں. بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں, اور ہم بیسکلی کام ہمارا مسرت یہی ہوتا ہے کہ موٹیویٹ کر سکیں, لوگوں کو جتنا بتا چاہیں سکیں, جتنا ہو سکے آئیڈیاز دے سکیں. دیکھیں بیسکلی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ آئیڈیاز جب لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا زندگی میں کر سکتے ہیں. بالکل. آپ اپنا بتا رہی تھی کہ آپ نے جب سٹارٹ لیا اسکولس کے حوالے سے, تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ وہ بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے لوگوں کو. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ اسٹارٹ جب میں نے لیا تو تقریباً میرے پاس ودن 2 months میں 18 to 20 اسٹوڈنٹس آئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کروں گی. تو میری مطلب کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا, اس لیے نہیں روک سکتا کہ ایک میں دل سے کرنا چاہ رہی ہوں, پھر میرے ذہن میں ایک ایم ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی کہ آپ اپنے کوئی بھی کام دل سے کرنا چاہیں, پھر آپ کا ایم ہو, تو اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اچھا فرسٹ ٹائم میں جب آپ نے اسکول کے حوالے سے سوچا تھا, شروع کرنا چاہ رہی تھی, تو جو دشواریاں آئی تھی وہ بھی بتائیں, کیونکہ کوئی بھی چیز میرے خیال میں آپ کو پلیٹ پہ رکھ کر تو دی نہیں جاتی ہے. میں اس لیے دشواریوں کا پوچھ رہی ہوں کیونکہ لڑکیاں یا خواتین یا کوئی بھی بزنس کرنے والا انسان جو ہوتا ہے, یا کوئی بھی کام کرنے والا انسان جو ہوتا ہے, یا کوئی بھی اپنے آگے کوئی چیز کو نیا شروع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو وہ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں یہاں پر لوگ. میں بتاؤں کہ وجہ یہ تھی کہ جب, کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھی, اور جب مجھے سب نے کہا کہ جیسے آپ فادرز کے فرینڈز ہوتے ہیں, یہ کہ خود تو اتنی کم عمر سی ہے, اگر اس کو ایز اے ٹیچر رکھتے ہیں تو پرنسپل کوئی اور ہوگا, یہ ہوگا. تو جب کہا فیملی میں نے کہا نہیں, جو کچھ بھی ہے میں خود اس کو جو ہے نا ہینڈل میں خود ہی کروں گی, اور پبلک ڈیلنگ میری اپنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو سب نے کہا کوئی بات نہیں, تھک ہار کے بیٹھ جائے گی. اب یہ کہ فادر نے کہا کہ میں بالکل کوئی آپ کی ہیلپ آؤٹ نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ آپ کچھ کریں. پھر کیا ہوتا تھا کہ جب میرے فادر نے مجھے پیسے دینے, میرا ذاتی خرچہ دینا, تو اب مجھے سپوز کہ کوئی چیز یا کوئی کلاس یا کوئی ایک ایریا ڈیکوریٹ کرنا ہے, اسٹارٹنگ ہے, بگننگ ہے, میں کیا کروں. تو کبھی کبھی تو امی چھپ چھپا کے دے ہی دیا کرتی تھی, لیکن کیا ہے کہ خود جو ہے نا بس میں سفر کر لینا. اچھا, بس میں سفر کر لینا, اور جو پیسے میرے پاس بچنے, اور جا کے جو ہے نا میں نے کچھ چارٹ پیپرز لے لینے, کچھ بہت ساری چیز, کچھ فارمنگ شیٹس لے لینی, مختلف چیزیں لے لینی, اور پھر
इतना कोई आइडियाज भी नहीं थे। आज कोई 27 साल पहले कोई ऐसा भी नहीं था कि यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब खुद जो चीज थी वो खुद तो हाँ खुद से कर लेना। मेरी एक फ्रेंड थी और जितनी फ्रेंड्स मुझे मिली मेरे साथ बहुत सिंसियर मिली, गाइडलाइन हाँ बहुत मेरे साथ अच्छा उन्होंने वक्त गुजारा। उन्होंने कहा नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें नीड ही नहीं, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। तो सुमेरा भट्ट थी, रात दिन मेरे साथ ना। और मतलब रुखसाना थी, उन्होंने मेरे साथ रात दिन होना कि नहीं जी हम कर रहे हैं ना, तुम करो इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब अच्छे दोस्त भी मेरे साथ रहे, अच्छे दोस्तों ने भी अच्छे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ हेल्प की कि अगर वो मैं काम कर रही हूँ तो रात 12 बज रहे हैं 1 बज रहे हैं वो मेरे साथ काम कर रही है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। और आज भी अगर मैं समझती हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे बड़ों का बुजुर्गों का हाथ ज़रूर होता है, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बहन भाइयों का और मेरी फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ। और ये बड़े एक बात होती है कि जब आप एजुकेशन के हवाले से कोई काम करते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे आपने एक ऐसा नेकी का काम कर दिया जो ताहयात चल रहा होता है। और ये देखिए नेकी तो है, हम किसी चीज़ से, अब एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि फ़र्ज़ करें मैं या आप किसी चीज़ से खौफज़दा हो जाए, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर हम किसी से खौफज़दा होते हैं या हमें किसी शख्सियत से डर होता है तो हम उससे बैक हो जाते हैं, हम उससे छुपने लगते हैं, भाग जाते हैं उससे। और अगर हमें खौफ खुदा हो जाए यानी अल्लाह का डर हो या अपने दिल में कोई डर हो तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं उस चीज़ को उससे अलग नहीं समझती हूँ कि जब हमें किसी चीज़ का शौक होता है तो हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं, और जब हम देखते हैं कि हमें कामयाबी नहीं होगी खुद से मान लेते हैं तो फिर हम पीछे हट जाते हैं और वो खुद ही सोचने लगते हैं कि जी यहाँ पे हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। खुद से देखिए, मैं कहती हूँ, मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं, जितने सुनने वाले हैं, आपका प्रोग्राम अपनी मोहब्बत में, आपकी चाहत में जो देखते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी चीज को ये ना कहें कि नामुमकिन है। नामुमकिन तो कोई है चीज नहीं। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, और जब अशरफुल मखलूकात है तो कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए। अब हम ये चीज कहें, हाँ आप जो है ना हिम्मत ना हारो। अच्छा, यहाँ पर लोगों को हिम्मत देने की जरूरत होती है। बिल्कुल। वो वक्त आता है कि जब कहते हैं कि अब हिम्मत देनी चाहिए, मतलब ये हिम्मत इसको जरूरत है, तो बाज़ लोग क्या होता है कि ना इस चीज़ से भी भाग जाते हैं कि एक दूसरे को ना किसी को अच्छा मशवरा देना, क्या इसका अपना दिमाग, कौन है यहाँ पर जो है लड़ाए, कौन खपाए अपना दिमाग, लोग ऐसे सोच रहे होते हैं। लेकिन वही वक्त होता है जब किसी को ज़रूरत होती है किसी की इस मामले में। बल्कि एक बिजनेस शुरू करने के बाद कभी भी मैं कहती हूँ किसी को भी आप ना ये ना बोले कि तुमने ये क्यों कर दिया, अब उसे आप थोड़ा सा बूस्टअप करें और उसके बाद पे उसको आप हिम्मत दिलाएं। और ये आपने सही कहा, आपके फ्रेंड्स, आपके इर्द गिर्द लोग, आपके रिश्तेदार यही आपकी मदद कर रहे होते हैं। और वो हेल्प आपकी क्यों कर रहे होते हो कि आप सिंसियर होते हो, और रब ताला आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है, रब ताला ही आपकी मदद कर रहा होता है। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन सिर्फ आपकी लगन होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में आपकी लगन होनी चाहिए। आप सोच लें कि मैंने ये काम करना है तो मैं कर सकती हूँ। बाज़ों का ये होता है कि लॉस भी हो जाता है, तो फिर हम उसको टीज कर रहे होते हैं, हमें आपको कहा था क्यों, लेकिन हम उससे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और लोग बिजनेस की तरफ कम लोग आते हैं। उसकी रीजन क्या है? कम लोग से मुराद ये है कि कम लोगों से मुराद ये है कि जो यंगस्टर हैं उनकी जमा पूंजी इतनी नहीं होती। क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है तो उसके अंदर आपको एकदम सोर्स ऑफ इनकम नहीं आती है। उस पर एटलीस्ट 2 से 3 साल आपको चाहिए। और वो जो खौफ वाली चीज़ होती है ना, वो इंसान के अंदर होती है कि मैं कहती हूँ पहले आप एक्सपीरियंस, अगर चले आज हम मशवरा दे रहे हैं तो मशवरा दे देते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, चाहे वो सैलून का बिजनेस हो, किसी भी चीज़, चाहे वो आप स्कूलिंग हो, कुछ भी कर, मैं कहती हूँ पहले उसको एक्सपीरियंस आप खुद गेन कर लें। 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए उस जगह पे जॉब जरूर करें। बिल्कुल करें। आप ग्रास रूट लेवल पर आप चीजों को ना अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जैक्टली। तो कहती हूँ आप चाहे आप जितना भी आपके पास पैसा हो, हाँ बाज लोग तो ये होता है ना कि जिनके पास बहुत पैसा होता है कहते हैं चलो कोई बात नहीं। हाँ। अभी एक साहब थे, उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था और उन्होंने रेस्टोरेंट 6 महीने चला, उसको बंद कर दिया। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा मतलब बंद करे, कोई बात नहीं है, बस लॉस हो गया, हमारा बिजनेस असल में कोई और है। उनके लिए मुश्किल तौर पे कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं।
لیکن جو واقعی سیریس جن کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے اور یا پھر کوئی لوگ لونز لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہوں کہ سب سے پہلے بزنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس جگہ پہ میں کہتی ہوں جا کر آپ جاب کریں. دیکھیں جاب کرنا بھی بہت مسٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ میں نے جب اسٹارٹ کیا آپ تو کوئی اسٹوڈنٹ تھی نا, ہاں کوئی ایسا تھا ہی نہیں, کوئی دماغ میں ہی نہیں تھی ایسی چیز. آپ کا تو تعلق اس چیز سے آلریڈی تھا کیونکہ بینگ اسٹوڈنٹ بالکل میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایکسپیرینس لازم ہے. ہاں اب میں ایک ایگزامپل دوں کہ میں اسکول سے ہٹ کر جس طرح میری فیملی کا بزنس ہے ٹرانسپورٹ, اب میں ٹرانسپورٹ میں چلی جاؤں پاسبل ہی نہیں ہے, مجھے ہونا ہی نہیں ہے unless and until آپ اس کو understand اب یہ دیکھیں نا وہاں مجھے کسی صورت میں مجھے میکینکس کا نہیں پتا, مجھے اسپیئر پارٹس کا نہیں پتا, مجھے ڈرائیورز حضرات کا نہیں پتا. ابھی گھر کے ڈرائیور میں اور پروفیشنل ڈرائیور جو ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. But you need to understand پہلے نا, اگر آپ چاہیں گی تو آپ پہلے اس چیز کو سمجھیں گی, پڑھیں گی, پھر اس کے بعد پھر جا کے ہم کر سکتے ہیں, ورنہ ہم لوگوں کے لیے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کوئی کام ایسا نہیں ہم کہتے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے کہا کہ ہوٹلنگ ہوگی یا ریسٹورانٹ ہوگے کہ وہ خاتون نہیں کر سکتی. میں سمجھتی ہوں کہ خاتون مرد سے زیادہ اچھا مینیج کر سکتی ہے, سکے گی بالکل. لیکن اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری لک نہیں ہے. لک میں نہیں سمجھتی لک کوئی چیز ہے, آپ محنت کریں آپ کو اللہ پاک اس کا صلہ دے گا. سم ٹائمز لک بھی آ جاتی ہے, لیکن آپ اس کو محنت کریں یار, محنت کریں گے نا سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے لک, قسمت کسی کی, ایک ہوتا ہے کسی کی لک نہیں ہوتی ہے لیکن وہ محنت جب وہ زیادہ کرتا ہے نا بالکل اس کو کام اسی طرح اچھا ملنے لگ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آج پھر آپ سے ملاقات کر کے. انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, ملاقات ہوتی رہا کرے گی آپ سے. تو تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا, یقیناً آج کا بھی شو آپ کے لیے بڑا موٹیویٹڈ ہوگا اور بڑا آپ کو جو ہے کہتے ہیں نا ہمت دلاتا ہے اور بوسٹ اپ دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.